हेलो फ्रेंड्स, सिविल एग्जामिना में आपका स्वागत है। आज हमारा ईयरली करंट अफेयर 2022-23 का तीसरा वीडियो और आज हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे। जो भी इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए करंट अफेयर होंगे इसके अंदर हम नेशनल इंटरनेशनल दोनों लेंगे। तो ठीक है, चलते हैं बिना किसी देर। मैं आपको बता दूं, हमने पिछली दो वीडियो में सोशल अफेयर को कवर किया है, नेशनल इंटरनेशनल को, और आज हम पूरा इकोनॉमिक्स लेने वाले हैं। ठीक है ना। इकोनॉमिक्स के दोनों पार्ट, नेशनल इंटरनेशनल, आज कवर कर लेंगे। अगर आज कवर होता तो कल हम पॉलिटी को लेंगे। ठीक है ना। पॉलिटी के बाद हम इसके बाद इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स और ये आपका एनवायरनमेंट और मिसलेनियस, आर्ट एंड कल्चर जो भी आता है सबको लेंगे। और दूसरी चीज़ मैं बता दूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि जब भी कोई हम ऐसा कोई वीडियो लेकर आएँ आप तो नोटिफिकेशन पहले पहुंच सकेगा। और हमारा जो लेक्चर है ये हिंदी इंग्लिश दोनों में रहने वाला है। और तीसरी चीज़ ये कि हमने भी ज्योग्राफी के 2 लेक्चर डाले हैं। इसके अंदर हमने एनसीईआरटी की जो ज्योग्राफी एनसीईआरटी है उसको कवर कर रहे हैं। फिजिकल ज्योग्राफी बता देता हूँ, फिजिकल ज्योग्राफी एनसीईआरटी, उसके 2 लेक्चर आ चुके हैं, आप जाइए देखिए। और वो भी हमारा हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा इससे, जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, चलते हैं आज की वीडियो पर बिना किसी देरी के। पहले हम बात करें इकोनॉमी में, पहले जो रिपोर्ट है वो है अभी क्या है कि पहले बेंगलुरु जो था 2019 से पहले बेंगलुरु को कहा जाता था कि ये स्टार्टअप कैपिटल है इंडिया की। लेकिन एक स्टडी से पता चलता है कि 2019 और 2021 यानी कि इन 2 सालों में दिल्ली ने बेंगलुरु को रिप्लेस कर दिया है और दिल्ली बन गया है स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे स्टार्टअप खुले हैं, लगभग 5,000 स्टार्टअप खुले हैं दिल्ली के अंदर। तो जैसे दिल्ली ने रिप्लेस कर दिया बेंगलुरु को, बन गया है स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया। और ये 2019 और 21 के पीरियड के बीच में ऐसा हुआ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, ये पूछा आ सकता है और आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आरबीआई लॉन्च न्यू यूपीआई सर्विस फॉर फीचर फोन कॉल्ड 123 पे। UPI payment gateway and involve a 3-step method to initiate the executive service for user। आरबीआई ने एक नए यूपीआई सर्विस लॉन्च की है जिसका नाम है 123 पे। इस यूपीआई पेमेंट में 3 स्टेप मेथड है जिसमें आप इनिशिएट करोगे और एग्जीक्यूट करोगे सर्विस को। ठीक है, 3 स्टेप मेथड है इसके अंदर। ये क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीपीएससी एसएससी के अंदर कि 123 पे क्या है, ये यूपीआई सर्विस है या फिर ये आपका बताएगा कि कोई इंटरनेट बैंकिंग है। मतलब 4 ऑप्शन दे देगा, आपसे पूछ लेगा। याद रखना यूपीआई सर्विस है और इसको आरबीआई ने लॉन्च किया है और ये 3 स्टेप मेथड है जिसमें आप इनिशिएट करोगे और एग्जीक्यूट करोगे पूरी सर्विस को। ठीक है ना, चलते हैं आगे। हाँ, फाइनेंशियल ईयर 2022 में जो इंडियन एग्रीकल्चर का जो एक्सपोर्ट था वो माइलस्टोन टच कर गया, यानी 50 बिलियन तक पहुंच गया। ये याद रखना, जो एक्सपोर्ट जो जंप किया है वो 4 गुना किया है, मतलब 20-21 के कंपैरिजन में। ठीक है ना, जो इस साल 21 और 22 का जो रहा था फाइनेंशियल ईयर में वो था 2.12 बिलियन के करीब इसका एक्सपोर्ट। याद रखना 2021-22 में रहा था 2.12 बिलियन। ठीक, अभी क्या था, पिछले साल इंडिया के अंदर एफडीआई ने काफ़ी रिकॉर्ड तोड़े। हमारे देश में जो एफडीआई वो 20 गुना ज़्यादा आई 2003-04 के कंपैरिजन में, और दुगनी आई आपका 14-15 के कंपैरिजन में। ठीक है ना, एफडीआई इनफ्लो जो है आपका 445.15 बिलियन रहा फाइनेंशियल ईयर 14-15 में, तो उसका दुगना कर लो तो उतना आप 2021 और 22 में रहा है। वैसे जो मैं बोल रहा हूँ ना फैक्ट, ये आपको लग रहे होंगे कि नॉर्मल फैक्ट, ये पूछे जाते हैं एक स्टेटमेंट की फॉर्म में। ठीक है ना, कि एफडीआई का जो इनफ्लो हुआ इंडिया में वो 20 गुना हुआ 21-22 में एज़ कम्पेयर टू 2003 और 4 के में। ठीक है ना, और 2 गुना हुआ था 14-15 के कंपेरिजन में। ठीक है ना, ये चीज़ फैक्ट है, ये पूछे जाते हैं। ठीक है ना, फिर आप फंस जाओगे। अभी क्या था, इंडियन गवर्नमेंट ने एक विंडफॉल टैक्स होता है जो लगता है फ्यूल के एक्सपोर्ट पर, उसको कट कर दिया है। ठीक है ना, जो जितना हम फ्यूल मंगाते हैं उनके ऊपर विंडफॉल टैक्स लगता था पहले, जिसको गवर्नमेंट ने कट कर दिया है। और जो एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगती थी डोमेस्टिक क्रूड पर, उसको उन्होंने 27% तक से घटा के 17,000 पर बैरल कर दिया है। ठीक है ना, ये चीज़ याद रखना। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इंडियन गवर्नमेंट ने जो फ्यूल पर एक्सपोर्ट पर जो आपका ये विंडफॉल टैक्स लगता था उसको कट कर दिया है। और जो जो उनके डोमेस्टिक क्रूड पर जो ये एक्साइज ड्यूटी लेते थे, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, उसको 27% घटा दिया है और अब लगभग 17,000 पर बैरल कर दी है। ठीक है ना, इस चीज़ को याद रखना। पिछले 6 सालों में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है खारिफ फूड ग्रेन्स ने, खारिफ फूड ग्रेन फूड प्रोडक्शन ने। जो खारिफ क्रॉप होती है, जैसे कि खारिफ कौन कौन सी क्रॉप होती हैं, जैसे कि आपका राइस हुआ और आपका होता है राइस होकर ग्राम हुए, ये सब आपके खारिफ में आते हैं। कहा देखा जा रहा है खारिफ क्रॉप्स का काफ़ी हमें फॉल देखने को मिल रहा है साल दर साल। हर साल खारिफ क्रॉप की जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है ना, और खासकर पैडी और पल्सेस यानी कि चावल और दाल के उसमें इनका नेट सोन एरिया आपका डिक्रीज होता जा रहा है। याद रखना, इसकी वजह से खारिफ क्रॉप के प्रोडक्शन में आपका
डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। दो पल्स का नाम का याद रखना, पैडी और पैडी एंड पल्सेस। पीएम मोदी ने 16,000 रुपये आपके रिलीज़ किए हैं 110 मिलियन फार्मर्स को देने के लिए अंडर पीएम किसान स्कीम। पीएम किसान स्कीम के तहत एक बार पीएम किसान को स्कीम को हम देख लेते हैं। इस स्कीम के तहत जो एलिजिबल फार्मर होते हैं उनको फाइनेंशियल बेनिफिट देती है सरकार, और इसके अंदर 6,000 रुपये दिए जाते हैं हर साल, ठीक है ना। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में कितने, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट कितनी बैठेगी, 2-2 हज़ार, मतलब हर 4 मंथ में 2-2 हज़ार रुपये मिलेंगे और पूरे साल मिला हो जाएगा 6,000, यानी कि 6,000 रुपये फार्मर को दिए जा रहे हैं 3 इंस्टॉलमेंट में, यानी कि हर 4 महीने में 2,000 रुपये दिए जाएंगे। और ये फंड आपका डायरेक्टली ट्रांसफ़र होता है बैंक अकाउंट में, ठीक है ना। हाँ, पिछली बार एक यूएन ने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें बताया गया कि जितने नंबर ऑफ पुअर पीपल थे इंडिया में वो 400 मिलियन कम हुए हैं 2005-6 के कंपैरिजन में। अब 2019 ये जो डेटा है उन्होंने बताया है 2019 का बताया है, और ये एक हिस्टोरिक चेंज आया है यूएन ने, यानी कि जो पुअर पीपल्स की जो क्वांटिटी थी इंडिया में वो 400 मिलियन थी 2000 मतलब कि 5 और 6 में, और वो कम हो गई है बहुत ज़्यादा। तो ये एक तरह का हिस्टोरिक चेंज आया, यूएन ने रिपोर्ट बताया है, ठीक है। हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था जो कि पर्सन देख लेता हूँ, एज ग्रुप 15 साल से ऊपर के लोगों के जो आता है 15 साल से 65 साल, जो अनएम्प्लॉयमेंट था वो काफ़ी हद तक डिक्लाइन किया 7.2% ड्यूरिंग जुलाई सितंबर 2022, है ना। अब ये बताया है आपका एनएसओ ने, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनएसओ का डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इन्होंने बताया है जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था एबव 15 ईयर्स का, एबव 15 ईयर्स वालों का, वो डिक्लाइन होकर पहुंच गया 7.2% ड्यूरिंग जुलाई सितंबर 2022, ठीक है ना। पहले कितना था, 9.8 था, इससे एक साल पहले। इंडियन कोल प्रोडक्शन आपका बढ़कर पहुंच गया है 11.66 से लेकर 11.66% तक। कितना है, इतना प्रोडक्शन हो रहा है 75.87 मिलियन टन नवंबर 2022, और पिछले साल कितना था 67.94 मिलियन टन रिकॉर्ड। वैसे एक चीज़ बताऊँ ना, जितने भी डेटा मैं बोल रहा हूँ ना इसमें, ये डेटा पे ऑप्शनल क्वेश्चन बन जाता है एसएससी में, यूपीएससी में। यूपीएससी में ऐसा नहीं पूछते, लेकिन यूपीएससी में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन कर देते हैं। पिछले साल उन्होंने स्पोर्ट्स के ऊपर कर दिया था, वैसे स्पोर्ट्स के ऊपर पहले करते नहीं थे, तो इसलिए सब चीज़ को पढ़ के जाओ, क्या पता स्टेटमेंट ने पूछ लें। फिर से रिपीट करता हूँ, इंडियन कोल प्रोडक्शन था 11.66% तक बढ़ चुका है। पहले जो था इस एक साल पहले 2021 में 67.94 मिलियन टन प्रोडक्शन था, जो अब हो चुका है 75.87 मिलियन टन। 2022 नवंबर तक का डाटा है ये, ठीक है ना। इंडिया और चाइना के बीच जो बायलैटरल ट्रेड थी वो 125 बिलियन तक पहुंच गई थी 2021 में, और ये बताया है चाइना कस्टम ड्यूटी के, ये जो बताया है चाइना कस्टम ड्यूटी द्वारा डेटा रिलीज़ किया गया है 14 जनवरी 2022 को। याद रखना है, क्वेश्चन पूछ लेगा कि इंडिया चाइना के बीच कितना आपका ट्रेड पहुंचा है, 125 बिलियन पहुँच गया 2021 में, इसलिए मैंने लिया है। हाँ, अभी पिछले साल आपने सुना होगा श्रीलंका आपका डिफ़ॉल्ट कर गया था, तो ठीक है, उससे कुछ जुड़ी हुई न्यूज़ है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार श्रीलंका डेवलपमेंट, कुछ श्रीलंका की उन्होंने अपडेट दी थी। श्रीलंका फेसिंग एक्यूट इकोनॉमिक क्राइसिस ड्यू टू जॉब एंड अर्निंग लॉसेस एंड हाई इन्फ्लेशन, ठीक है ना। वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि श्रीलंका एक एक्यूट इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करेगा, जिसके अंदर उसकी जॉब या फिर जो अर्निंग है वो लॉसेस होंगी, और सबसे ज़्यादा फूड इन्फ्लेशन वहाँ देखने को मिलेगी। और ये अपन देखा था, वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे वो शायद कंट्री वो फ्लीट कर गए थे। इंडिया एंड यूएई ने साइन किया है सीईपीए, ठीक है ना, जिसका एम होगा कि वो बायलैटरल ट्रेड को बूस्ट करें दोनों कंट्री, और वो पिछले आने वाले 5 सालों में वो अपनी जो ट्रेड है वो 100 बिलियन तक ले जाएं, ठीक है ना। इंडिया एंड यूएई ने साइन किया है सीईपीए, जिसका एम है बायलैटरल ट्रेड को बूस्ट करना, और आने वाले 5 सालों में दोनों कंट्री अपनी ट्रेड को 100 बिलियन तक ले जाना चाहते हैं। याद रखना, सीएपीए किसके बीच में साइन हुआ है, ये पूछ लेगा 2022। सीईपीए ये इंडिया और यूएई के बीच साइन हुआ, 100 बिलियन ट्रेड पहुँचानी है अगले 5 साल में इनको। श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर चुका है, इसकी जो एक्सटर्नल डेप्ट है वो 51 बिलियन है, बताया गया है 51 बिलियन का इसके पास उधार है, ठीक है ना। अब इसके पास फॉरेन एक्सचेंज ख़त्म हो चुके हैं, जिस वजह से इसको डिफ़ॉल्ट कर दिया गया था पिछले साल। 16वां जो है, इंडिया बैन वीट एक्सपोर्ट आफ्टर इंटेंस हीट वेव, और ये कर्टेल प्रोडक्शन विच लीड टू रिकॉर्ड हाई स्पाइक इन डोमेस्टिक प्राइसेस। पहले क्या था, इंडिया ने जो उनका वीट एक्सपोर्ट हो रहा था उसको रोक दिया था, क्योंकि पिछले साल एक हीट वेव जैसी सिचुएशन देखने को मिली, और जिसकी वजह से जो लोकल प्राइसेस थे उनमें थोड़ा स्पाइक आया, मतलब थोड़ा बढ़े, इस वजह से उन्होंने एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी थी वीट के, गेहूँ के
निर्यात पर। टर्की ने इंडिया की वीट को रिजेक्ट कर दिया था और उसमें कुछ उन्होंने इशू बताया था, फाइटोसैनिटरी कुछ कंसर्न थी, और कितनी थी 56,877 टन गेहूँ गया था कंसाइनमेंट, उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने उसके अंदर बताया कि इसमें फाइटोसैनिटरी कंसर्न थी बताई, और वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा था इंडिया, और वापस वो आ गया कंडला पोर्ट पर और गुजरात में इसको वापस से रिसीव किया। पीएम मोदी ने 4 डे वर्ल्ड डेयरी समिट रखा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 डे वर्ल्ड डेयरी समिट को ऑर्गेनाइज़ किया, कहाँ पर, ग्रेटर नोएडा में, और ये समिट में लगभग 1500 पार्टिसिपेंट ने इसको अटेंड किया, और ये पार्टिसिपेंट बिलोंग करते थे 50 कंट्रीज से। ठीक, याद रखना है, ये जो आपका वर्ल्ड डेयरी समिट था ये 4 दिन चला ग्रेटर नोएडा में। ये पूछ लीजिए, यूपीपीएससी का जो पेपर आ रहा है ना 2023 वाला, इसमें पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड डेयरी समिट कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया। याद रखना है नोएडा में किया गया था। द वर्ल्ड इकोनॉमिक में फॉल इनटू ग्लोबल रिसेशन नेक्स्ट ईयर एमिड एग्रेसिव मॉनेटरी पॉलिसी टू टेम इन्फ्लेशन। ये वर्ल्ड बैंक ने पिछले साल एक स्टेटमेंट दिया था, ये पूछा सकता है कि स्टेटमेंट किसने दिया था। ये उन्होंने कहा था कि आने वाले सालों में जो वर्ल्ड इकोनॉमी है उसमें कुछ एक ग्लोबल रिसेशन देखने को मिलेगा, तो इसकी वजह से इकोनॉमिक फॉल आपका देखने को मिल सकता है अगले साल या आने वाले सालों में। एक हमें एग्रेसिव मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ करनी पड़ेगी इन्फ्लेशन को टेम करने के लिए, इन्फ्लेशन को कुछ हद तक कंट्रोल करने के लिए एक एग्रेसिव मॉनेटरी पॉलिसी का हमें उपयोग करना पड़ेगा कंट्रीज़ को। ये वर्ल्ड बैंक ने ऐसा बोला था। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कभी कभार। हाँ, इंडिया ने 100 मिलियन मतलब कि 100 मिलियन हैंड ओवर किए हैं मालदीव्स को, ताकि वो अपने फाइनेंशियल चैलेंजेस जो फेस कर रहे हैं उनको ईज आउट किया जा सके। ठीक है ना, मालदीव्स के काफ़ी फाइनेंशियल क्रंच देखने को मिला मालदीव्स को, उसकी हेल्प करने के लिए इंडिया ने उनको 100 मिलियन डॉलर दिए हैं ताकि अपने फाइनेंशियल चैलेंजेस से बाहर आ सकें। और फॉरेन मिनिस्टर जो थे इनके अब्दुल्ला सहीद और और उनके फाइनेंस मिनिस्टर इब्राहिम आमिर, ये उस टाइम मौजूद आए थे इंडिया में और काफ़ी इस चीज़ कंसर्न को शो किया था। ये आप एक चीज़ याद रखना, ये कभी कभार स्टेट पीएससी एसएससीज में ये पूछ लेते हैं, ये जो मिनिस्टर थे अब्दुल्ला सईद, ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। ये मालदीव से करते हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं। और इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इब्राहिम आमिर, जो इंडिया में जितने भी फॉरेन विजिट हुई हैं ना, जितनी बाहर के मिनिस्टर्स की या फिर कोई पर्सनैलिटीज़ की विजिट हुई हैं, उनके नाम जरूर याद रखना, खासकर जो स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, रुपी की ट्रेड, अब इंडिया रुपी में ट्रेड करेगा श्रीलंका और मॉरिशस के साथ। ठीक है ना, आरबीआई ने जुलाई में नोटिफाई किया है कि वो नया मैकेनिज्म तैयार करेगी, इंटरनेशनल ट्रेड की जा सके रुपी की फॉर्म में। किसके साथ? श्रीलंका और मॉरिशस, इन दो के साथ इंडिया रुपी में ट्रेड करेगा। याद रखना, पूछ सकता है कि इंडिया किन किन कंट्रीज़ के साथ रुपी में ट्रेड कर सकता है। लंका, श्रीलंका एंड सेकेंड है मॉरिशस। यूके के ट्रेड मिनिस्टर थे कैमी बेडॉन्च, ये इंडिया आए थे। इन्होंने कहा कि ये एफटीए पर बात दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे। अब ये आखिरी न्यूज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी न्यूज़ चली थी आपकी, सुनना ही पड़ता है। जितने भी यूपीएससी के बच्चे तैयारी कर रहे हैं ये भी सुने, जितने भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो भी सुने। आप एक सुनते हो ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग एक टर्म है जो यूज़ होती है। ग्रीन वॉशिंग क्या होती है कि कोई एक कंपनी है, वो प्रोडक्ट बना रही है, वो अपना क्लेम करती है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, लेकिन एक्चुअल में जो उसका प्रोडक्शन है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होता। उससे बहुत सारे आपके केमिकल्स निकलते हैं और वो एनवायरनमेंट को काफ़ी रॉन्गली इम्पैक्ट करती हैं चीज़ें। तो इसको कहते हैं ग्रीन वॉशिंग। अगर कंपनी अपने प्रोडक्ट को क्लेम करिए एनवायरनमेंट फ्रेंडली और झूठा क्लेम कर रही है, उसको कहा गया है ग्रीन वॉशिंग। ठीक है ना, एक बार मैं पढ़ लेता हूँ आपके सामने। ग्रीन वॉशिंग इज टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ फॉल्स एंड मिसलीडिंग एंड अनट्रू एक्शन और सेट ऑफ क्लेम मेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन अबाउट द पॉजिटिव इम्पैक्ट दैट अ कंपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज हैज़ ऑन द एनवायरनमेंट, आल्सो नोन एज ग्रीन शीन। ग्रीन वॉशिंग को ग्रीन शीन भी कहते हैं। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, इसने बोला कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हुई या कंपनी हुई, अपने प्रोडक्ट सर्विस को लेकर ये क्लेम करती है कि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, वो एनवायरनमेंट के साथ कोई इम्पैक्ट नहीं करता और एक्चुअल में वो एनवायरनमेंट को डिस्टॉर्ट कर रहा हो, तो इसको कहते हैं, इस टर्म को हम कहते हैं ग्रीन वॉशिंग और ग्रीन शीन। ये पूछा सकता है आपका, खासकर यूपीएससी में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं ग्रीन वॉशिंग ग्रीन शीन है क्या। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो बनाऊँ आप तक नोटिफिकेशन पहले पहुँच सके। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर एग्जामिनेशन।